हाय एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष शर्मा है और स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 51 ऑफ आस्क डॉक्टर देवेशीष शर्मा सीरीज। पहला सवाल पूछा है सीमा जी ने पूछा है कि उनकी स्पाइन सर्जरी हुई है जिसके लिए उनकी नस दब गई थी और अब वो पहले से चलने लगी हैं, लेकिन उनको काफी घुटने में दर्द रहने लगा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, शायद वो जानना चाहती हैं। तो देखिए सीमा जी, जो आपको दिक्कत है उसके लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि जो आपको दर्द हो रहा है घुटने का, वो अगर आपकी उम्र 45 या 50 से ज्यादा है तो मोस्टली चांसेस हैं कि अब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटने की गठिया सेट इन हो रही है, जो कि एंटायरली दूसरी चीज है। उसका रीढ़ की हड्डी की समस्या से कोई मतलब नहीं है। आप इसका पता लगा सकते हो जब आप किसी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन या फिर नी जॉइंट का जो इलाज करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन या डेडिकेटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन से जब आप मिलेंगे तो आपके वो स्टैंडिंग एक्सरेज कराएंगे घुटने के, उससे पता लग जाएगा कि घुटने की जो कार्टिलेज है वो कितनी डैमेज हुई है। अगर वो इन स्पेशल केसेस नी का दर्द ओरिजिनली नहीं है और अगर आपको नी की वजह से ये दिक्कत नहीं आ रही है तो हो सकता है आपको L3 नर्व की कोई दिक्कत हो। L3 कंप्रेशन में भी कई पेशेंट्स नी का पेन बताते हैं। तो ये दो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं जब पेशेंट को घुटने का दर्द पता चलता है, क्योंकि जो लेग पेन होता है वो मोस्टली ठीक हो गया है। नेक्स्ट सवाल पूछा है अनंत जी ने। उन्होंने पूछा है कि क्या सर में भी दर्द होता है या सर की नसें भी खिंच सकती हैं सर्वाइकल में, क्या ऐसा कोई लक्षण भी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का होता है? तो अनंत जी, हाँ, अगर आपको सर में दर्द हो रहा है और स्पेशली जो सर का दर्द है वो पीछे से शुरू होकर ऐसे ऊपर आ रहा है, मतलब साइड से ऐसे ऊपर आ रहा है, तो कुछ नर्व्स होती हैं जो आपको ऐसा सिम्टम दे सकती हैं। जो आपके सर्वाइकल से ऊपर वाला एरिया सर का होता है, वहां पर दर्द, वहां पर झन्नाहट, वहां पर पेन हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को इस वाले एरिया में भी सर्वाइकल का पेन आ सकता है, आपका जो ईयर वाला एरिया है उसके ऊपर वाले एरिया में। तो कुछ पेशेंट्स में सर्वाइकल के लक्षण में हेडेक भी हो सकता है। नेक्स्ट सवाल पूछा है आसिफ जी ने पूछा है कि सर्वाइकल एंडोस्कोपी के बाद कितने दिन तक सर्वाइकल कॉलर पहनना पड़ सकता है और कितने दिन तक बाद काम पे जा सकते हैं। तो आसिफ जी, सर्वाइकल कॉलर पहनाने की कई डॉक्टर्स की अलग अलग रेजिमेन है। मैं कई कंट्रीज में काम कर चुका हूँ, मैं यूएस में भी काम कर चुका हूँ, यूके लंदन में भी काम कर चुका हूँ और इंडिया में भी काम करता हूँ। तो कई कंट्रीज में कॉलर पहनाते ही नहीं है बिल्कुल, कई कंट्रीज में कॉलर बहुत लंबे समय तक पहनाते हैं। पर अगर मैं, और ये जो प्रोटोकॉल है ये सर्जन टू सर्जन भी वेरिएट करता है। कुछ सर्जन्स कॉलर बहुत लंबे टाइम तक पहनाना चाहते हैं, कुछ सर्जन्स कॉलर बिल्कुल भी नहीं पहनाना चाहते। तो मेरा जो प्रोटोकॉल है मैं वो आपको बता सकता हूँ कि जब मैं सर्वाइकल एंडोस्कोपी करता हूँ तो मैं पेशेंट को 45 डेज तक या 1.5 महीने तक कॉलर की सलाह देता हूँ और पेशेंट को बोलता हूँ कि आप काम पे ऑफिस पे जा सकते हैं, लेकिन आप झुक कर काम नहीं कर पाएंगे और आप गर्दन का ये वाला मूवमेंट या ये वाला मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉलर आपको वो करने नहीं देगा। इसलिए मैं कॉलर को लगाता हूँ, जैसे याद रहे कि ये मूवमेंट्स अभी नहीं करने हैं और जो अफेक्टेड एरिया है वहां की रिकवरी जल्दी और अच्छी तरह हो जाए। नेक्स्ट सवाल राहुल कुमार जी ने पूछा है। उन्होंने बताया है कि उन्हें 3 साल से दर्द है और वो जो दर्द है उनको वो प्राइमरीली पहले सिर्फ और सिर्फ उनके कमर में हुआ करता था, लेकिन अब उनके पैर में भी जा रहा है, तो वो उसके लिए क्या करें? तो राहुल सर, ये बात समझिए कि जो दर्द आपके कमर में था वो बेसिकली डीजेनरेटेड डिस्क के कारण रहा होगा, बट अगर पैर में जा रहा है तो हो सकता है अब डिस्क लीक कर गई हो या डिस्क का बल्ज या कंप्रेशन टू द नर्व बढ़ गया हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, ज़रूरत पड़े तो MRI कराएं और उसका सही इलाज करें। यदि ये बल्ज बहुत कम होता है या कंप्रेशन कम होता है तो फिर हम लोग दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से या एक्सरसाइज से इसका इलाज करते हैं। बट यदि ये कंप्रेशन ज़्यादा होता है या पेशेंट को सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं तो फिर कभी कभी हमें एंडोस्कोपी या सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ सकता है। नेक्स्ट सवाल नितिन गौतम जी ने पूछा है कि क्या आप लंबर आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट भी करते हैं? तो लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट मैं काफ़ी पेशेंट्स में करता हूँ, पर आजकल ऐसे पेशेंट्स बहुत सेलेक्टिव होते हैं जिनमें आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई भी प्रोसीजर स्पाइन में रिलेटेड नहीं होता जो जनरली एक स्पाइन सर्जन नहीं कर रहा होता। तो लंबर आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट, सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट में करता हूँ, बट बात यह है कि उनके इंडिकेशंस बहुत कम पेशेंट्स में होते हैं। कई बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको उनसे फ़ायदा होगा। ज़्यादातर पेशेंट्स या तो फिर सिंपल डिस्केक्टमी या डिकम्प्रेशन से ठीक हो जाते हैं, या फिर
काफ़ी सारे पेशेंट्स बहुत सिंपल प्रोसीजर ऑफ फ्यूजन से ठीक हो जाते हैं। तो जिनको एग्जैक्ट नीड है उस सर्जरी की, वैसे बहुत कम लोग होते हैं। तो करता हूँ, लेकिन नंबर ऑफ केसेस ऑब्वियसली कम रहते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम लोगों को होती है, या ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी वो सर्जरी हो और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। राजू जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि उनको ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिसिस है और उनकी एज 27 ईयर्स है कि क्या वो जिम में वेट लिफ्ट कर सकते हैं या पहले वो अपना कोर स्ट्रॉन्ग करें। तो राजू जी, आपको तो खैर ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिसिस है। किसी भी इंसान को अगर जिम में वेट लिफ्ट करना है तो उसका कोर हमेशा स्ट्रांग ही होना चाहिए। अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है तो आप कोई ना कोई इंजरी के लिए लायबल होंगे, क्योंकि मोस्टली जो भी आप वेट उठाते हैं उसमें कोर की जरूरत पड़ती ही है। इसलिए कोर पे तो जरूर काम करना चाहिए। अब आपके स्पेशल केस की अगर बात करें तो आपको, क्योंकि ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिसिस है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको वो स्टेबल है या अनस्टेबल है ये अभी रूल आउट नहीं हुआ होगा। अगर वो स्टेबल है तो आप बस कोर पर काम करिए और आप उसके बाद आप वेट लिफ्ट उठा सकते हैं। बट अगर वो अनस्टेबल है तो आपको अपने स्पाइन सर्जन से उसको डिस्कस करना चाहिए, डिटेल में प्रॉब्लम को समझना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि उसको कैसे टैकल किया जाए जिससे पहले कि आप जिम जाएं। क्योंकि अगर वो डायनेमिक लिसिस है या अनस्टेबल लिसिस है तो वो बढ़ने का बहुत हाई चांस होता है कोई भी वेट ट्रेनिंग करने से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे जो सवालों के जवाब हैं उनसे कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, और अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सवालों को मेरे तक लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो और आपकी रीढ़ की हड्डी की समस्या जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उसका निवारण हो। इसी आशा के साथ इस एपिसोड को खत्म करता हूं और फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक नए एपिसोड के साथ कुछ दिनों में आपके पास।